ऑटोकैड की इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी ऑटोकैड का कोई भी वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो आपको बेसिक क्या सेटिंग करनी होती है। जैसे अगर ये सेटिंग आप नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। आप कंफ्यूज रहेंगे कि इस ऑटोकैड को यूज़ कैसे करना है। जैसे कभी भी कोई भी आप सिस्टम लेते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सही करने के लिए आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। देखिए मैंने ऑप्शन चूज़ कर दिया, ओपी मैंने इंटर किया। ओपी ऑप्शन का शॉर्टकट की होता है। आप देखिए स्क्रीन पे या फिर कमांड लाइन में आप ओपी इंटर करेंगे तो यहाँ से आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और दूसरा, आपको अगर ऑप्शन कहीं पर भी नहीं मिलता है, कमांड भी नहीं आपको याद आ रही है, तो यहाँ पे ऑटोकैड में आप चले जाइए। जो इसका लोगो होता है टॉप में कॉर्नर पे, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आप ऑप्शन को इंटर कर दीजिए। आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या क्या सेटिंग होती है। सबसे पहले तो आप अपना जब ऑटोकैड ओपन करेंगे तो आपको ब्लैक स्क्रीन दिखेगी पूरी डार्क। तो अगर ब्लैक स्क्रीन पे आप काम करते हैं, बहुत देर तक काम करते हैं, तो आपको आंखों में थोड़ी सी चुभन होगी। आप ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे और थोड़ा सा जैसे ऑब्जेक्ट में डार्कनेस ज़्यादा होती है उसकी वजह से। तो आपको थोड़ा सा कलर इसको चेंज करना है। कलर मॉडिफिकेशन के लिए बैकग्राउंड पे चले जाइए। देखिए यहाँ पे और भी कलर आ रहे हैं, ये अपने हिसाब से आप मॉडिफिकेशन करते रहिएगा। इसमें देखिए यहाँ पे 2D स्पेस की जो है 2D वर्क स्पेस है, इसका हम लोग कलर देखिए कंटेक्स्ट में जाइए। यहाँ पे 2D मॉडल स्पेस है और उसके बाद फिर इंटरफेस हम लोग क्या है बैकग्राउंड, और उसके बाद कलर पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे डाउन में सेलेक्ट कलर पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप जब सेलेक्ट कलर में आएंगे तो यहाँ पे इंडेक्स कलर होगा, इंडेक्स कलर को नहीं चूज करना है। ट्रू कलर में आइए और देखिए यहाँ पे RGB मैंने 70 ले रखा है। आप अपने कलर के हिसाब से, जैसे आपको 75 पे सूट करता है तो 75 कर लीजिए या उससे अप डाउन आप कर लीजिएगा। रेंज आपका इसी के अप्रॉक्स रहेगा। तो आपको इस तरह से कुछ बैकग्राउंड दिखेगा जो कि आपको थोड़ा काम करने में कंफर्टेबल होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन इसमें आता है कि आपको आपकी जो ऑटोकैड फाइल है वो किस वर्जन में सेव हो। जैसे आप कोई भी अगर 2025 पे काम कर रहे हैं और आपने 2025 पे फाइल सेव कर दी, तो क्या होगा कि जब आप किसी को फाइल सेंड करेंगे और उसके पास हो सकता है 25 ना हो, उसके पास 13 हो, 16 हो, 19 हो, 20 हो, कोई भी हो, तो अगर उस फॉर्मेट में तो फिर वो फाइल आपकी ओपन नहीं कर पाएगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको बेटर है कि फ़ाइल को हमेशा लो वर्जन में सेव करा करें, जिससे कि क्या होगा कि अगर किसी पास लो वर्जन का भी सॉफ्टवेयर है तो वो ईजिली एक्सेस कर पाए। और अगर आपके पास जैसे कोई बहुत ही लो वर्जन चला रहा है, 2007 चला रहा है, 4 चला रहा है, तो आप यहाँ से जाएंगे, सेव एज करेंगे और जो भी वर्जन वो चला रहा होगा उस वर्जन में आप फाइल सेव करके उसको ईजिली आप सेंड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑटोमेटिक सेव का ऑप्शन आता है। ऑटोमेटिक सेव बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी आप काम करते हैं, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जैसे डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं और लाइट चली जाती है, बहुत देर तक चली जाती है, आप उसे फ्लो में वर्क कर रहे हैं, आप नहीं देख पाते हैं और ऑटोमेटिक आपका सिस्टम अगर बंद हो जाता है तो जितना भी आप वर्क किए हैं सब लॉस हो जाएगा। जैसे अब 1 घंटे से कंटिन्यूअस आप काम कर रहे हैं और फाइल को सेव नहीं किए हैं, आप सेव करना भूल गए बीच में, तो वो पूरे टोटल 1 घंटे का काम आपका लॉस हो जाएगा। तो इसको आप एक टाइमर लगा दीजिए, जैसे मैं 10 मिनट लगा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट्स दे रहा है बिटवीन सेव्स, मतलब एक बार आपने सेव कर दिया, उसके 10 मिनट के बाद दोबारा सेव के लिए आपको पूछेगा, तो आप यस करते जाइएगा, तो ये 10 मिनट बाद सेव होता जाएगा। तो यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपको हर 10 मिनट बाद पूछेगा सेव करने के लिए। तो अगर लाइट्स कभी चली भी जाती है तो सिर्फ आपका 10 मिनट पहले का ही वर्क लॉस होगा। ठीक, इसके बाद प्लॉट एंड पब्लिश में जाना है, तो यहाँ पे आप फाइल का नेम, जैसे उसका लोकेशन शेयर कर दीजिए कि किस लोकेशन पे जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे तो किस लोकेशन पे आपकी फ़ाइल सेव होगी। बाकी और कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम में जाइए, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं करना है। यूजर इंटरफेस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप वो कर सकते हैं कि फ़ाइल को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो स्केलिंग होती है वो देखिए, अभी इसमें आपको बेसिक अभी फर्स्ट टाइम आप काम कर रहे हैं तो जो अभी मैं बता रहा हूँ बस उतना ही करना है। बाकी इसमें अगर आपने कुछ चेंज कर दिया तो फिर आपको दिक्कत होगी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक रीसेट का ऑप्शन होता है, उस पर जाके आप रीसेट कर देंगे तो सारा जो भी आपने चेंजेस किया होगा वो रीसेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑटो स्नैप का है, यहाँ पे ऑटो स्नैपिंग के लिए और ऑटो ट्रैकिंग के लिए ये सब देख लीजिएगा। यहाँ पे जो सेटिंग मैंने ऑन कर रखी है वो सेटिंग ऑन होनी चाहिए आपकी। उसके बाद यहाँ पे ऑटो स्नैप, यहाँ पे मार्कर साइज़ का, जैसे आप जब भी स्नैपिंग करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसमें जब स्नैपिंग का ऑप्शन आएगा आपको
जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसमें होवर का लिए आएगा, तो वहाँ पे उसका साइज़ क्या होना चाहिए वो यहाँ पे दिखा रहा है जब भी उसका स्नैपिंग आप करेंगे। अपार्चर का साइज़, जैसे हमारा यहाँ पे माउस, अभी मैं इसको क्लोज करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा कि इसमें फोर डायरेक्शन में, इसको चारों डायरेक्शन में इस तरह का साइन दिखेगा। तो यहाँ से भी आप इसका साइज चेंज और थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कैसा वर्क कर रहे हैं। अगर इंटीरियर का काम कर रहे हैं या ज़्यादा प्रिसीजन वाला काम है, इसको छोटा रखेंगे, और बहुत बड़े स्क्रीन में काम कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, अब जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। सिलेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे पिक बॉक्स का होता है, जैसे मैं इसको यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको भी एक बार देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक सिलेक्शन का होता है, यहाँ पे अभी देखिए मेरा बहुत सिलेक्शन है, तो ये कैसे सिलेक्शन ये काम करता है इसको मैं एक बार आपको डिटेल में बता दूंगा और वीडियो में। यहाँ पे बेसिक इतना ही सेटिंग का था, अब यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये बेसिक आपकी सेटिंग हो गई, पहली सेटिंग हो गई। दूसरी सेटिंग आपको करना है स्नैपिंग के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो आपका बॉटम में जो आपका टॉगल बार होता है उसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक आ रहा है स्नैप कर्सर टू 2D, तो इस पर क्लिक करेंगे आप। देखिए यहाँ पे ऑफ हो गया। इस तरह से आप इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सारी सेटिंग आ गई। यहाँ पे इसमें आप एक एक सेटिंग यहाँ से देख लीजिएगा। स्नैपिंग का स्नैप ऑन या ऑफ करने के लिए आता है, F9 होता है। अब जिसमें ये देखिए आपको सिस्टम पे क्या होती है कि F1 to F12 तक जितने भी यहाँ पे फंक्शन की होते हैं उसके हिसाब से एक एक सेटिंग आपकी ओपन होती जाएगी, ठीक है। तो वो आप एक एक बार सेटिंग जाके चेक कर लीजिएगा कि आपकी कौन सी सेटिंग ओपन हो रही है, कौन सी नहीं, ठीक है। अब वैसे भी आपको जब ये ड्राफ्टिंग की सेटिंग यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्नैपिंग के लिए F9 इंटर करिए, ग्रिड ऑन या ऑफ के लिए F7 इंटर करिए। उसके बाद फिर पोलर ट्रैकिंग का आता है, F10 हो गया। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, इसमें ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप स्नैपिंग अगर ऑन नहीं करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को आपको पॉइंट्स पे पकड़ेगा नहीं। जैसे यहाँ पे एंड पॉइंट पे है, जैसे कोई भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ उसके एंड पॉइंट पे उसको लाइन को पिक करना है या लाइन को वहाँ से कोई लाइन दूसरी स्टार्ट करनी है, तो अगर ये ऑप्शन ऑन नहीं रहेगा तो वहाँ से वो उस लाइन को पकड़ेगा नहीं, मतलब वहाँ पे जाकर उसको लाइन को इंटरसेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट ऑल पे करिए। इसके बाद फिर एक आता है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ट्रैकर, ये ट्रैकिंग के लिए होता है। वो इसको एक बार इसमें डिटेल देखेंगे हम लोग, एक एक जो जितने भी ऑप्शन इसमें आ रहे हैं उसका क्या क्या यूज़ हो रहा है। तो बेसिक अभी स्नैपिंग में F9 ऑन कर लीजिए, पोलर ट्रैकिंग F10 अभी ज़रूरत नहीं है, और ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में F3 में जितने भी हैं इसमें दिखा रहे हैं इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे, सारा ऑन हो जाएगा। डायनेमिक इनपुट ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर डायनेमिक इनपुट नहीं करते हैं, देखिए जब डायनेमिक इनपुट इनेबल रहेगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा अगर कोई भी लाइन या कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद उसका कोऑर्डिनेट दिखाने लगता है। अगर डायनेमिक इनपुट आप ऑन नहीं करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिखाएगा। तो आप अभी मैं इसको एक बार करके आपको दिखा दूंगा क्योंकि डायनेमिक इनपुट बहुत ज़रूरी है। क्विक प्रॉपर्टी के लिए Ctrl+Shift+P होता है, इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन साइक्लिंग, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऑन भी कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं। इसको कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है, तो अभी बेसिक उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डायनेमिक इनपुट के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पे आप चले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यहाँ से आप सबसे टॉप में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे स्नैपिंग मोड के बाद ये डायनेमिक इनपुट है। डायनेमिक इनपुट यहाँ से ऑन कर लीजिए। अब देखिए इसको मैं एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी डायनेमिक इनपुट मैंने यहाँ से लाइन कमांड लिया, तो लाइन कमांड में देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका दिखा रहा है, कोऑर्डिनेट दिखा रहा है। अब मैं डायनेमिक इनपुट को ऑफ कर दूं तो डायनेमिक इनपुट ऑफ करने के बाद देखिए कोऑर्डिनेट गायब हो गया। तो अगर डायनेमिक इनपुट आपका इंटर नहीं है तो आप कोई भी लाइन, जैसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप उसको ईजिली उस कोऑर्डिनेट को फाइंड नहीं कर पाएंगे कि वो कोऑर्डिनेट, या फिर ऐसे आपको रैंडम ड्रॉ करनी है तो आप नहीं कर पाएंगे, ये कोई भी पॉइंट सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया लेकिन इसका कोऑर्डिनेट अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। इसका कोऑर्डिनेट हमारा जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट का ऑप्शन आता है, जैसे देखिए अभी कोऑर्डिनेट भी मेरा ऑन नहीं है, तो यहाँ से जाके कोऑर्डिनेट, अब देखिए यहाँ से, अब देखिए कोऑर्डिनेट मैंने ऑन कर दिया तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखा रहा है। तो जब आपका डायनेमिक इनपुट ऑन नहीं होगा तो आपको यहाँ से कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा बार बार। अगर डायनेमिक इनपुट ऑन रहेगा तो यहीं पर आपका कोऑर्डिनेट दिखाएगा। जैसे देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, कितना पॉइंट, जैसे कितना फीट ऊपर जा रहा है या फिर कितना लेफ्ट राइट जाएगा, कोई भी चीज़ इसमें होगा तो वो आपको दिखाएगा। तो ये बेसिक इसमें सेटिंग होता है।
ये ऑन करके रखिए। बाकी इसमें बहुत सारी और भी सेटिंग होती हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा। और जो प्रीवियस वीडियो का मैंने बनाया है उसमें अभी आपको 1 to 8 उसमें आप देख लीजिए कि उसमें आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कमेंट करके मुझे बताइए। और आज मेरा इलिप्स का भी लेक्चर आएगा तो उसे भी देखिए। बाकी और भी अगर इसमें ऑटोकैड से रिलेटेड या फिर ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो, या फिर आपको अपना जो सिविल का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर ड्राफ्टिंग का कोई काम कर रहे हैं या फिर घर का नक्शा बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।